तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। तो ज्योग्राफी का सेशन है और ज्योग्राफी में जैसे कि एक जो क्लाइमेट वाला टॉपिक है उसमें हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जिसमें इनके कॉन्सेप्ट जो हैं बहुत ही क्लियर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। बार बार पढ़ने के बाद भी हमें चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो बजाय याद करने के, आपको पता ही है, सभी लोग कहते हैं, मैं कुछ नया नहीं कह रहा हूँ, कि अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लें, बात को समझ लें आप, है ना, तो याद करना बड़ा आसान हो जाता है। स्टोरी को समझ लें तो याद करना बड़ा आसान हो जाता है। अब इसी क्रम में, शुद्ध हिंदी में बोलूँ मैं, तो इसी क्रम में मैं आपसे जो है परिचर्चा करूँगा या डिस्कशन करूँगा कि हमारे ग्लोब पर अलग अलग जगहों पर किस किस तरह के क्लाइमेट जोन मिलते हैं और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे आप लोग कहते हैं ना, पृथ्वी के जो उच्चावच हैं वो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करते हैं। जैसे अंकित, आप बताएंगे कि पृथ्वी की जलवायु को या किसी स्थान विशेष की जलवायु पर सबसे ज़्यादा असर कौन सी चीज़ डालती है? ऐसा क्या है जो किसी स्थान की जलवायु पर सबसे ज़्यादा असर डालती है? अंकित, फुरकान, उस स्थान का अक्षांश। उस स्थान का अक्षांश क्या है, ठीक है ना, वो उस स्थान की जलवायु पर असर डालेगा। अब आपको पता ही अक्षांश क्या है। मैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आपको पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आप लोग जानते ही हैं, और जो लोग बिगनर्स हैं, नए हैं, उनको मैं बता दूं कि ये आप सामने आप जब देख रहे हैं ग्लोब है, सर इस पर, इसी पे फोकस कीजिएगा, बिल्कुल सारा इसी पे ना, ये दिख रहा है उसमें ना। तो ये आपके सामने ग्लोब है, इस पर जो पड़ी रेखाएं हैं, जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, बहुत ज़्यादा मैं आपको टेक्निकल नहीं बता रहा कि साहब ये किसी भी स्थान को मिला, पृथ्वी के केंद्र से और पृथ्वी के एक्स से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण होता है, उसको अक्षांश कहते हैं। अभी इस पर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। आप सिंपली समझ लीजिए कि जो हॉरिजेंटल लाइन हैं, पड़ी रेखाएं जो हैं, उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, लैटिट्यूड लाइंस। और जो खड़ी रेखाएं हैं, ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल लाइंस जो हैं, उन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है ना। तो कुल कितने अक्षांश होते हैं आपका ज्ञान में बता दूं तो ये 0 डिग्री अक्षांश, 90 ऊपर और 90 नीचे, ये टोटल होते हैं 181 अक्षांश। लेकिन जो लाइन होती हैं, अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, वो 179 होती हैं, आप लोग जानते ही हो। अच्छा, आपको पता है कि ये जो है 0 डिग्री अक्षांश है, ये जिसे आप कहते हैं भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, इसे आप कहते हैं लाइन ऑफ इक्वेटर या भूमध्य रेखा। अब इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, लाइन ऑफ इक्वेटर, हिंदी में विषुवत रेखा भी कहते हैं। आप लोग शायद जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो दोबारा सुन लीजिए कि ये ग्लोब के बीचों बीच से होकर जाने वाली लाइन है, जो हमने इमेजिन की है, कहीं खींची नहीं है, हमने ग्लोब पर ये इमेजिन की है। जब मैप हम लोग बनाते हैं तो उसमें लाइन खींची हुई आती हैं, एक्चुअल में ये लाइन कहीं है नहीं। हमने दुनिया में जो टाइम का डिफरेंस है उसको जानने के लिए, और जो क्लाइमेट का, या आमतौर पर कह सकते हो जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, उसको जानने के लिए हमने ये लाइन इमेजिन की है, ठीक है। इसे भूमध्य रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी जो अर्थ है उसके बीचों बीच से गुजरती है, इसलिए इसका नाम हो जाता है भूमध्य रेखा। इसका एक नाम और है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा इस देखो, यहाँ पर विषुव का मतलब ये होता है कि वो स्थिति जब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। आपको पता है कि एक दिन कितने घंटे का होता है? एक्चुअली दिन पूरे 24 घंटे का ही होता है ना। एक दिन के बाद तारीख मिलती है ना। आप इसका, मैंने कहा 2 दिन बाद मिलेंगे, तो 2 दिन बाद का मतलब 2 उजालों वाले दिन थोड़ा है ना। 24 गुणा 2, 48 घंटे बाद आपसे मिलेंगे, है ना। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, विषुवत रेखा, हाँ ठीक है। तो विषुव का मतलब ये है कि वो ऐसी स्थिति, इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विनॉक्स। विषुव को इंग्लिश में हम कहेंगे इक्विनॉक्स। आमतौर पे इसको हम कहते हैं इक्वल नाइट्स, यानी कि वो स्थिति जब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। सिंपल सी बात, इक्विनॉक्स माने वो स्थिति जब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की ही रात होती है। हिंदी में उसे कहते हैं विषुव। अब ये जो 0 डिग्री लाइन है, भूमध्य रेखा, इस पर साल के 12 महीने हर समय 24/7 हमेशा दिन और रात बराबर होते हैं। 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। अब जैसे आप लोग देखें ना, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं, इस समय जनवरी का महीना चल रहा है, तो सुबह 7 बजे भी ऐसा लग रहा है जैसे दिन नहीं निकल रहा है, वो 5 बजे शाम हो जाती है। तो मात्र 10 घंटे का उजाला या 10 घंटे का दिन हमें देखने को मिल रहा है और 14 घंटे की रातें हो रही हैं, ठीक है ना। तो अब विषुव वो स्थिति हो गई जब वो दिन और रात बराबर हों। तो अब ये जो लाइन है जिसे आप भूमध्य रेखा कहते हैं, इंग्लिश में इसे लाइन ऑफ इक्वेटर, इक्विनॉक्स से बना है इक्वेटर, और हिंदी में विषुवत रेखा भी इसको आप कह देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ हमेशा दिन और रात बेटा बराबर होते हैं, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है पृथ्वी का अपनी एक्सिस पर झुकाव। पृथ्वी अगर अपनी एक्सिस पर झुकी ना होती
अगर पृथ्वी आपको पता है पृथ्वी जो है अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अंदर की ओर बाहर की ओर, अंदर की ओर झुकी हुई है ना। अगर ये झुकी हुई ना होती तो आप ये देखते कि दिन और रात हमेशा बराबर होते, चाहे वो ध्रुव होता, चाहे वो भूमध्य रेखा होती, कर्क रेखा होती या मकर रेखा होती, दिन और रात हमेशा हर जगह बराबर होते, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती। अब पृथ्वी के झुकाव की वजह से ये दिक्कत हो जाती है। अब इसे आप दिक्कत कह लें या एक अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका कह लें। आपको तरह तरह के सीजन, तरह तरह की ऋतुएं देखने को मिलती हैं, है ना। तो एक तो पृथ्वी का रोटेशन यानी कि घूर्णन, दूसरा परिक्रमण, है ना, और तीसरा क्या है, इंक्लाइनेशन यानी कि उसका एक्सिस पर झुकाव। तो पृथ्वी का जो परिक्रमण है सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी का जो अपनी एक्सिस पर झुका है, उसकी वजह से मौसम बदलते हैं, जलवायु या ऋतुएं वगैरह बदलती हैं। खैर, कुल मिला के अब इसे भूमध्य रेखा हमने इसलिए कहा क्योंकि ये पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। अब इसका जो ऊपर का हिस्सा है, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ, यहाँ से जो ऊपर का हिस्सा है इसे नॉर्थ कहते हैं और इस नीचे का जो हिस्सा है इसे साउथ कहते हैं, ठीक है ना। तो उसी के नाम पर ये हो गया आपका ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे हो गया साउथ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। सिंपल सी बात है भैया, बेसिक सी चीज़ें हैं, इसमें कुछ मैं नया नहीं बता रहा हूँ आपको। ऊपर भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे या भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर जाएंगे, आप लोगों को पता है कि जो एवरेज टेम्परेचर है वो धीरे धीरे घटता जाता है। हालांकि बीच बीच में कहीं डेजर्ट आ जाता है। जैसे आप देखें ना, भूमध्य रेखा पर यहाँ जो टेम्परेचर है, आप तो कीर्ति आप बताएं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर वाली बेल्ट है वो कौन सी है, कौन सा क्लाइमेट जोन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है? रुक जाओ, एक मिनट रोकना सर, मैं पूछ तो लूँ इनसे। तो खैर, आप लोग देखो, जब भी आपसे आंसर पूछेंगे ना, जब भी क्वेश्चन पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा जो हॉटेस्ट एरिया है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ मिलता है, तो आप जो है बेसाख्ता मीन्स अनायास, सडन, अचानक ही जो आप जो आंसर दे देते हो कि साहब भूमध्य रेखा के आसपास सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, वो होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ सूरज जो है पूरे साल वर्ष भर सिर पर चमकता है ना भाई। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात का मतलब ही ये सूरज जो है आपके सिर पर चमक रहा पूरे साल, समझ रहे ना। पूरे साल जब सूरज आपके सिर पर चमक रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। लेकिन बेटा दिक्कत ये है, या दिक्कत कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए फ़ायदा ये है कि जो एरिया है ना, ये जो वाला जो भूमध्य रेखा का एरिया है, ये या तो घने जंगलों के आसपास है या फिर विशाल महासागरों के आसपास है। तो यहाँ जितनी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, आप देखेंगे दोपहर में 12-1-2 बजे तक यहाँ पर खूब टेम्परेचर होता है, रोज़ का काम है यहाँ पर। लगभग जितना टेम्परेचर बढ़ता है उतना ही जंगलों और महासागरों, सागरों, झीलों से पानी जो है भाप बनकर ऊपर उठता है, उसमें कंडेंसेशन होता है, वो पानी जो भाप है वो बादल बनती है और बादल बनने के बाद वो बरस जाती है। लगभग डेली यही काम होता है। इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर इतना ऊंचा नहीं रहता जितना कि सवाना टाइप या सूडान टाइप क्लाइमेट में रहता है ये वाले इलाके, खास करके अफ्रीका के इलाके। सवाना या सूडान टाइप का जो क्लाइमेट जोन है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जोन वाली बेल्ट है, ये ध्यान रखना। दुनिया में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जोन वाली बेल्ट है सवाना या सूडान टाइप। उसके बाद ये क्वेश्चन आते भी हैं। तो खैर अभी आप आगे चलेंगे ना, तो जैसे अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि साहब ये अरेंज द ऑर्डर, जैसे यहाँ पर कौन सा क्लाइमेट मिलेगा, तो ये तो हमको पता ही है, भूमध्य रेखीय जलवायु यहाँ पर मिलेगी। फिर उसके बाद वो सवाना या सूडान टाइप, फिर वो उपोष्ण कटिबंधीय टाइप, फिर मानसूनी टाइप, भूमध्य सागरीय टाइप, चीन टाइप, सेंट लॉरेंस टाइप, टैगा टाइप, टुंडा टाइप, इस तरह के वो ऑर्डर आपसे पूछेगा, है ना। जैसे कि मैं आप लोगों का एक थोड़ा सा टेस्ट लेना चाहूँगा। सर इसको रोकिए तो जरा। तो खैर हो सकता है आपको ये चीज़ें पता हो, लेकिन मेरे सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, लगभग 20-22 स्टूडेंट बैठे हैं, इन्होंने भी 1-2 गलतियां कर दी। जब मैंने इनसे पूछा कि आप जो है क्लाइमेट जोन का सीक्वेंस मिलाइए, भूमध्य रेखीय जलवायु से लेकर के टुंड्रा तक जाइए, तो किसी ने कोई गलती की, किसी ने कोई गलती की, किसी ने कोई गलती की। सही आंसर किसी का भी नहीं आया। हाँ, सही आंसर तक पहुँचे जरूर 2 स्टूडेंट। तो अब मैं ये कहूँगा कि जो अलग अलग क्लाइमेट जोन है ना, इनको कैसे किसी स्थान का एलिवेशन, यानी कि जिसे आप कहते हैं ना उच्चावच, और वहाँ पर बहने वाली जो हवा है, जैसे हमारे यहाँ मार्च अप्रैल में लू चलती है, कहीं लू है, कहीं हरमेटन है, कहीं सिरोको है, कहीं चिनूक है, कहीं बिलसदार्ड है, तो ये हवाएं उस स्थान के क्लाइमेट को कैसे प्रभावित करते हैं। उस जगह पर बहने वाली समुद्री जलधाराएं उस स्थान की जलवायु को किस तरह से प्रभावित करती हैं,
है ना, वहाँ का अक्षांश किस तरह से प्रभावित करता है, या वहाँ पर कोई घना जंगल हो, डिजर्ट हो, या वहाँ पर जो वायुदाब है, उच्च वायुदाब है या निम्न वायुदाब है, वो उस स्थान की जलवायु किस तरह से प्रभावित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और अगर मैं जल्दी जल्दी करूँ तो मैं 1 घंटे में इन सबको निपटा दूंगा, लेकिन मैं आपको समझा के जाऊँगा, सिखा के जाऊँगा, तो मुझे इसमें बहुत समय लगने जा रहा है। तो मैं छोटे छोटे इस वीडियो के छोटे छोटे कई सारे पार्ट्स बनाऊँगा, ठीक है ना। लास्ट में इसकी सबकी समराइज करूँगा। अब शुरुआत मैं करूँगा आपको यहाँ से, जो आपका भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा है, कि क्यों ये रेखाएं हमने कही हैं, और क्या होता है हॉर्स लैटिट्यूड यानी कि उच्च वायुदाब पेटी, क्या होता है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, क्या होता है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, और क्या होता है ध्रुवीय वायुदाब पेटी। जब आप ग्लोब पर अलग अलग प्रेशर बेल्ट को समझेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि जो सनातनी हवाएँ हैं, जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, जैसे कि पछुआ हवाएँ, व्यापारिक हवाएँ, ध्रुवीय हवाएँ, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आपसे। उसके बाद जो लोकल विंड्स हैं उनकी बात करेंगे, फिर आएंगे क्लाइमेट पर, ठीक है ना। तो बेसिक से शुरू करते हैं। अब आपके सामने ये ग्लोब है, मैंने यहाँ रेड कलर से ये वाली जो लाइन है इसको मैंने नाम दिया भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का जो लैटिट्यूड है आप लोग जानते हैं 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। उसके बाद ये कर्क रेखा पे चला गया, सॉरी, भूमध्य रेखा ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये है आपका भूमध्य रेखा। उसके बाद आप जाएंगे 23 सही 1/2 यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये आपकी कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और इसी के अपोजिट साउथ में आप जाएंगे तो ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, ठीक है ना। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। आप लोग जानते ही हैं भूमध्य रेखा जो है किस ऐसी कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं? अफ्रीका। अफ्रीका से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, और दक्षिण अमेरिका से कितनी गुजरती हैं? 2, ठीक है ना। आगे चलें सर। अब ये जो इलाका है भूमध्य रेखा वाला, आपको पता है अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है। देखो जैसे जैसे ज्योग्राफी को हमने स्टडी करना शुरू किया तो नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। तो अब हमने ये देखा कि जब हमने दूर समुद्रों में यात्रा की, या महाद्वीपों में यात्राएं की, तो हमने महसूस किया कि कुछ हवाएं जो हैं साल के 12 महीने एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। कुछ लोकल जो हवाएं, जैसे आप देख रहे हैं अभी लू नहीं चल रही है, जैसे ही फरवरी मार्च आएगा आपके यहाँ लू पैदा हो जाएगी, है ना। फिर मार्च अप्रैल के महीनों में ज़्यादातर लू ही चलेगी, लेकिन अचानक बीच बीच में पूर्वाई चलने लगती है, यानी कि पूरब से हवा आने लगती है। तो जब पूरब से वो हवा आती है अपने साथ बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आती है, तो बारिश होने की संभावना हो जाती है। तो हम देखते हैं कि कहीं जो लोकल विंड्स हैं और कहीं पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट पर बहने वाली जो विंड्स हैं, महासागर बहने वाली विंड्स हैं, उनके डायरेक्शन जो है हमेशा एक से ही रहते हैं। तो ये हवाएं क्यों जनरेट हो रही हैं, क्यों पैदा हो रही हैं, किस वजह से हवाएं पैदा हो रही हैं और क्यों अपना डायरेक्शन बदल रही हैं, इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कोलियोसिस फोर्स। एक भूगर्भ विज्ञानी हैं कोलियोसिस। इन्होंने ये बताया कि अर्थ के रोटेशन की वजह से एक वर्चुअल फोर्स पैदा होता है। वर्चुअल माने जिसे आप महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। देख सकते हैं आप आपकी जो फोटो है आप उसको देख सकते हैं, लेकिन आप फोटो में अपने आप को नहीं छू सकते हैं ना। तो वर्चुअल माने हिंदी में आभासी, आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो कोलियोसिस ने बताया कि अर्थ के रोटेशन की वजह से एक फोर्स पैदा होता है, और ये फोर्स जो है भूमध्य रेखा से जैसे जैसे आप ध्रुव की ओर जाएंगे, चाहे उत्तर की ओर जाएं चाहे दक्षिण की ओर जाएं, ये बढ़ता जाएगा। कोलियोसिस ने निकाला कि अर्थ के रोटेशन की वजह से बेटा एक फोर्स पैदा हो रहा है, ठीक है ना, जो काम कर रहा है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है या इसकी जो पावर है वो लगातार बढ़ती जाएगी। या ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो ये फोर्स जो है घटता जाएगा, ठीक है ना। कोलियोसिस के नाम पर ही इसको कोलियोसिस फोर्स कहा गया। उसने ये कहा कि इस फोर्स की वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से एक वर्चुअल फोर्स पैदा होता है जिसे हमने नाम दे दिया कोलियोसिस फोर्स। उसने कहा इस फोर्स की वजह से हवाएं जो हैं पृथ्वी से ऊपर की ओर उठती हैं। उसने कहा 2 खास स्थान ऐसे हैं जहां पर पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर हवाएं उठती हैं। एक भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र, और दूसरा ये जो इलाका है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 65 डिग्री उत्तर अक्षांश, और उत्तर में और नीचे दक्षिण में 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांश। ये जो 2 इलाके हैं, एक इलाका ये, एक इलाका ये, और एक ये इलाका ये, 3 एरिया ऐसे हो गए। उत्तर में 60 से 65 डिग्री, दक्षिण में 60 से 65 डिग्री और भूमध्य रेखा। इन 3 जगहों से हवाएं ऊपर उठती हैं।
ठीक है ना। यहाँ पर इस बल का जो असर है वो ज़्यादा महसूस होता है, हवाएं ऊपर उठती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया भी है, देखें ना, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यहाँ से हवा ऊपर उठी, इधर को भी चली और इधर को भी चली। उसी तरह से 60 और 65 डिग्री वाला क्षेत्र है, यहाँ से हवा इधर को भी उठी और इधर को भी उठी, इधर को भी उठी और इधर को भी उठी। ऐसा नहीं कि एक ही डायरेक्शन में जा रही है, दोनों तरफ को, चारों तरफ को फैल रही है हवा, ठीक है ना। अब पृथ्वी से दूर इसलिए नहीं जा पा रही क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन की वजह से वो हवा पृथ्वी के साथ ही चिपकी हुई है। अब हम, ठीक है साहब, अर्थ के रोटेशन की वजह से फोर्स पैदा होता है जिसकी वजह से यहाँ हवाएं यहाँ उठती हैं। अब हवाएं यहाँ उठती हैं तो आप देख रहे हैं ना, ये जो ढाल है ग्लोब का, आप देख रहे हैं ना, ये पृथ्वी का ढाल है ये। तो इस ढाल के सहारे सहारे हवाएं नीचे की ओर बैठती हैं। शुद्ध हिंदी में इसको कहते हैं हवाओं का या वायु का अवतलन होता है, यानी कि हवा नीचे बैठती है। अब सिंपल सी बात है कि जहाँ हवा नीचे बैठ रही है, नीचे बैठ रही है, इसका मतलब आपको दबा रही है। वायु दाब क्या है? ऊपर गैसों का, धूल का और नमी का मिश्रण है ना, जो अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से नीचे की ओर खींच रहा है। अब जब नीचे की ओर खींच रहा है तो आप पर भी प्रेशर डाल रहा है, वही वायु दाब है। जानते हैं ना एयर प्रेशर का आप लोग कहते हो, भाई हमारे आसपास चारों तरफ हवाएं हैं, जिस तरह से अर्थ हमें अपनी ओर खींच रही है उसी तरह से इन हवाओं को भी अपनी ओर खींच रही है, जिसकी वजह से ये हवाएं हम पर दबाव डाल रही हैं। तो ये हवाएं जितनी ज़्यादा नीचे बैठेंगी, जितनी ज़्यादा घनी होंगी, दाब उतना हम पे ज़्यादा होगा। ये हवाएं जितना ज़्यादा ऊपर उठेंगी, फैलेंगी, दाब उतना हम पर कम होगा। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना कि जहाँ पर भी ठंडे इलाके होंगे, वहाँ हवा क्या है? गैसी तो है, गैसों का मिश्रण तो है। तो जहाँ पर भी ठंडे इलाके होंगे, ठंड पा करके जो गैस जो है ना धीरे धीरे पास होगी। पास आने का मतलब है आपस में जुड़ना। मॉलिक्यूल्स जो गर्मी में दूर दूर जा रहे हैं ना, आप देखते हो गर्मी में पानी आप गर्म करते हो ना, पानी उबलने लगता है और धीरे धीरे पानी भाप बन करके उड़ जाता है। वो पानी के मॉलिक्यूल्स तो उड़ रहे हैं गर्मी की वजह से, और जैसे ही उसको आप ठंडा कर देंगे, वो धीरे धीरे पानी की जो भाप है बूंदों में बदल जाती है। क्यों ठंडे में? क्यों? वो पास पास आने लगे, मॉलिक्यूल्स जो है वो पास पास आने लगते हैं, जिसको हिंदी में आप लोग संघनन या कंडेंसेशन बोलते हैं। तो जब हवा गर्मी पाएगी तो गर्म होकर ऊपर उठेगी, फैलेगी, आपसे दूर जाएगी, आपके आसपास जो हवा का दबाव है वो कम होगा। लेकिन इसके अपोजिट जब हवा ठंडी हो जाएगी या ठंडे इलाकों में आप जाएंगे तो हवा संघनित यानी कंडेंस हो जाएगी। हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं या गैसों के जो मॉलिक्यूल्स हैं पास पास आ जाएंगे, वो नीचे की ओर बैठने लगेंगे, आप पे दबाव ज़्यादा डालेंगे। तो टेम्परेचर और प्रेशर में उल्टा संबंध होता है। जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा प्रेशर कम होगा, और जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है ना। जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, और जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर कम होगा, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं भूमध्य रेखा के आसपास, आपको पता है यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है यहाँ पूरे साल। हालांकि मैंने शुरू में ही बताया कि ये जो बेल्ट है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाली बेल्ट नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाली बेल्ट जो है वो सवाना या सूडान टाइप क्लाइमेट है। लेकिन यहाँ पर भूमध्य रेखा के आसपास अच्छी खासी गर्मी रहती है, उसकी वजह से हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं, ठीक है, नंबर एक बात। दूसरा, अर्थ की रोटेशन की वजह से भूमध्य रेखा के आसपास से हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं। तो यहाँ पर हमेशा आप देखेंगे जो एयर प्रेशर जो है वो कम रहेगा, हमेशा यहाँ पर एयर प्रेशर कम रहेगा। इसलिए इस जोन को, इस एरिया को, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को खास करके 0 से 10 डिग्री, 0 से 10 डिग्री ये वाला आप इलाका अगर आप ले लें, जीरो से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये वाला जो इलाका है इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र। इसी में 0 से 5 डिग्री उत्तर और 0 से 5 डिग्री दक्षिण, इस जो फिनोमिना मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, उसका सबसे ज़्यादा असर यहाँ पर होता है। 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में, भूमध्य रेखा के दोनों ओर। ये जो फिनोमिना, ये प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका सबसे ज़्यादा असर जो होता है भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण में होता है। यहाँ पर जो प्रेशर है बहुत कम हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि दुनिया में ये वो ऐसी जगह है जहाँ पर प्रेशर सबसे कम होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर बहुत कम हो जाता है। या गर्मी की वजह से हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं। तो अब यहाँ पर 2 वजह से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ रही हैं, एक तो टेम्परेचर की वजह से और दूसरा अर्थ के रोटेशन की वजह से। हवाएं ऊपर उठ गई, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गई कि सांस भी ना ले पाओ, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने आसपास के मुकाबले यहाँ पर जो हवाएं ऊपर उठ जाती हैं, प्रेशर यहाँ कम हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लो प्रेशर बेल्ट। अब ये इक्वेटर के आसपास का है इलाका, तो इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, या हिंदी में भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, हालांकि 0 डिग्री से 10 डिग्री तक होता है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर जो दिखता है वो 0 से 5 डिग्री उत्तर और 0 से 5 डिग्री दक्षिण। तो ये जो बेल्ट है 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के बीच की,
भाई आप 5 डिग्री उत्तर में जाएं और 5 डिग्री जाएं आप दक्षिण में, तो ये जो बेल्ट है ना इसे डोलड्रम कहते हैं, डोलड्रम, हिंदी में भी इसको डोलड्रम ही लिखते हैं। और आमतौर पे इसे हम लोग ये भी कहते हैं कमज़ोर हवाओं का क्षेत्र। तो कमज़ोर हवाओं का क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि जिस हवा में प्रेशर नहीं है। अच्छा, कमज़ोर हवा कौन सी होगी? जो तिनके या पत्ते को भी ना उड़ा सके ना, उसे तो आप कमज़ोर कह लोगे। और ताकतवर हवा क्या हुई? आंधी, है ना, साइक्लोन आते हैं ना, कितनी तेज़ आंधियाँ आती हैं, वो ताकतवर हवा हुई। बड़ी से बड़ी इमारतें तो उखाड़ देती हैं ना, बड़े से बड़े पेड़ उखाड़ देती हैं, वो ताकतवर हवाएं हुई। तो इस इलाके को हम कम वायुदाब का क्षेत्र या निम्न वायुदाब का क्षेत्र या कमज़ोर हवाओं का क्षेत्र कहते हैं। क्यों? क्या प्रोसेस है इसका? इसका प्रोसेस ये है कि आप देखें, यहाँ से हवा गर्म होकर ऊपर उठी, तो यहाँ पर एक जो है रिक्त स्थान जैसा, है ना, कम वायुदाब का क्षेत्र या रिक्त स्थान जैसा पैदा हो गया। अब यहाँ पर तो कम वायुदाब है, इन जगहों पर जो प्रेशर है वो कम है, इन जगहों पर प्रेशर कम है, लेकिन इसके आसपास आप देखोगे, इन जगहों पर आसपास आप देखोगे तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। यहाँ पर प्रेशर कम है लेकिन आसपास के इलाकों में यहाँ प्रेशर ज़्यादा है। आपको पता है कि हवा जो है वो अधिक दाब से कम दाब की ओर बहती है, अधिक दाब से कम दाब की ओर चलती है। अच्छा, आप देखोगे जब आंधी आती है ना, आंधी तो हवा बड़ी तेज़ चलती है। कभी आप महसूस करो, गर्मियों के दिनों में हमारे यहाँ जो आंधी आती है, खास करके उत्तरी गोलार्ध में या वो इलाके जहाँ पर भी आंधी चलती है, आप देखोगे कि सुबह से दोपहर तक हवा बिल्कुल शांत होगी। कभी आप महसूस करना, अक्सर बुजुर्ग कहते भी हैं आज लग रहा आंधी आएगी शाम को, और अक्सर उनकी बात जो है वो सही हो जाती है। धीरे धीरे आप देखेंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। 1-2 बजे तक इतना तेज़ टेम्परेचर हो जाएगा, बर्दाश्त करने के बाहर हो जाएगा। नमी बहुत कम होगी हवा में, जिसे कहते हैं ना उमस बहुत कम होगी, लेकिन टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाएगा। 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पूरी तरह से गर्म हो जाएगा, तेज़ी से गर्म हो जाएगा। एक तो होता है धीमे धीमे गर्म होना, लेकिन वो आप देखो ना अप्रैल मई वाला टेम्परेचर, तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ेगा और 2-3 बजे तक अच्छा खासा टेम्परेचर आपके आसपास हो जाएगा। अब मैं हूँ, मेरे आसपास का जोन है, यहाँ पर तेज़ी से टेम्परेचर गिरा, तेज़ी से टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ा। कहने का मतलब ये है कि जो वायुदाब है वो तेज़ी से गिरा। भाई तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ा तो जाहिर सी बात है जो एयर प्रेशर या वायुदाब है वो तेज़ी से कम हुआ। लेकिन जो मेरे चारों ओर मुझसे दूर का जो इलाका था, मेरे आसपास तो ये प्रोसेस हुआ, लेकिन मेरे चारों ओर मुझसे जो दूर का इलाका था वहाँ पर प्रेशर वैसे का वैसे ही है, या वहाँ पर प्रेशर इतनी ज़ोर से नहीं गिरा है। तो मैं देखूंगा कि मुझसे दूर जो है वो हाई प्रेशर हो गया है और मेरे आसपास जो है वो लो प्रेशर हो गया, और प्रेशर गिरा अचानक से। जब अचानक से ये प्रेशर डिफरेंस पैदा हुआ है तो दूर से जहाँ पर हाई प्रेशर था मेरी ओर तेज़ हवा चलने लगी, जिसे हम कहते हैं आंधी। अब वो हाई प्रेशर से जो हवा आ रही है ना, हाई प्रेशर से जो हवा आ रही है, हाई प्रेशर माने ठंडा इलाका, ठंडे इलाके से वो हवा आ रही है। आप लोग देखते हो जैसे आंधी चलती है ना, तो आंधी के साथ अगर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जाए तो आंधी के धीरे एकदम से शांत होने की संभावना होती है। हम लोग कहते हैं ना अक्सर, अरे आंधी के साथ तो बारिश भी हो रही है क्या? चलो बारिश हो रही है, ज़्यादा देर आंधी नहीं चलेगी। लेकिन अगर शुष्क आंधी आ रही है, बारिश नहीं हो रही है, तो बहुत देर तक उस आंधी के चलने की संभावनाएं होती हैं। ऐसा क्यों होता होगा? जब वो ठंडे इलाकों से तेज़ हवा आ रही है ना, तो अपने साथ नमी लेकर के आ रही है। अब यहाँ पर गर्मी थी ना, यहाँ पर गर्मी थी, वो ठंडी हवा इधर आई, यहाँ पर गर्मी थी, तो वो ठंडी हवा गर्मी पा करके बेटा ऊपर उठी, वो ठंडी हवा गर्मी पा करके ऊपर उठी, कंडेंस हो गई, बादलों में बदल गई, बारिश हो गई। अब जब यहाँ पर बारिश हुई तो यहाँ टेम्परेचर गिर गया, नहीं गिर गया टेम्परेचर? यहाँ पर जब बारिश हुई आपके आसपास तो टेम्परेचर गिर गया, प्रेशर ऊपर हो गया। तो जहाँ से हवा आ रही थी वहाँ और हमारे आसपास प्रेशर लगभग बराबर हो गया, प्रेशर लगभग बराबर हो गया, आंधी रुक गई। तो जो तेज हवा का चलना था वो रुक गया, ठीक है ना। तो आंधी का प्रोसेस तो ये है। लेकिन इस एरिया में जिसे आप डोलडम कह रहे हो, भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण वाला जो इलाका है, जिसे हम कहते हैं कमजोर हवाओं का क्षेत्र। अब आपको शायद समझ में आ जाएगा कि यहाँ हवा धीरे धीरे ऊपर उठती है। सुबह सूरज निकला और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है ना, धीरे धीरे हवा ऊपर रही है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है, यानी कि प्रेशर कम हो रहा है। तो इसके आसपास का जो इलाका है वहाँ से हवा धीरे धीरे इसकी जगह को भरने को चल पड़ी। तो 0 से 5 डिग्री उत्तर और 0 से 5 डिग्री दक्षिण के आसपास ये जो कमज़ोर हवाओं का क्षेत्र है, जिसे हम डोलडम भी कहते हैं, ये एक्चुअली लो प्रेशर बेल्ट है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। अब हवा यहाँ 2-3 बजे तक आप देखेंगे गर्म होकर के ऊपर उठेगी और धीरे धीरे इसके आसपास की जो हवाएं हैं वो धीरे धीरे इसकी जगह लेने चलेंगी। तो अब हवा जो है यहाँ पर ऐसे नहीं चलेगी, कई किताबों में लिखा रहता है ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल प्रभाव। यहाँ से आप देख रहे हैं गर्मी पाकर के हवा ऊपर उठ रही है, धीरे धीरे हवा ऊपर उठ रही है, लेकिन आसपास से चारों ओर से जो आसपास हाई प्रेशर था,
चारों ओर से जो आसपास जो हाई प्रेशर था, उस हाई प्रेशर की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर बना है, तो हवा इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज धीमे धीमे इधर को चलने लगेगी, तेज़ नहीं, क्योंकि टेम्परेचर की जो ग्रोथ हो रही है वो धीरे धीरे हो रही है। रोज़ का काम है, टेम्परेचर की ग्रोथ धीरे धीरे हो रही है और उस टेम्परेचर ग्रोथ की वजह से वायु दाब जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। आसपास का जो उच्च वायु दाब का क्षेत्र है वो धीरे धीरे वहाँ से हवा को भाग करके ले आ रहा है। तो यहाँ पर हवाओं में जो स्पीड होती है, हवाओं की जो गति होती है मंद होती है और क्षैतिज, क्षैतिज माने हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, क्षैतिज माने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल माने ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी रेखा और पड़ी रेखा। तो हवाएं जो चलती हैं यहाँ पर क्षैतिज चलती हैं और धीमे धीमे या मंद गति से चलती हैं, वायु दाब यहाँ पर कम होता है। अब होता यह है, जैसे अक्सर आप लोग मानसून के समय में देखते हो ना, तो एक तो मानसून ये हुआ कि पूरा का पूरा एरिया 100-200 किलोमीटर तक दूर दूर तक बारिश हो रही है, लेकिन अक्सर यह होता है कि मानसून के दिनों में लोकल सिस्टम से भी बारिश हो जाती है। अक्सर खबरों में आप पढ़ोगे कि भाई ये जो बारिश हो गई यहाँ पर मानसूनी बारिश नहीं थी, ये लोकल सिस्टम से बारिश हो गई है। लोकल सिस्टम का मतलब क्या है कि आप देखेंगे आपके आसपास डैम और लेक्स की रेंज है। आप यहाँ से जाएँ ना, भीमताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल और फिर आपका ये हरिपुरा जलाशय, बोर जलाशय और पता नहीं कौन कौन से जलाशय हैं। अब दिन का समय है और उसके ऊपर फिर घने जंगल शुरू हो जाते हैं। दिन का समय है, टेम्परेचर जो है धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपके आसपास जो नमी है वो झीलों में, वो डाम में, छोटे छोटे तालाबों में या घने जंगलों में, वो जो नमी है वो गर्मी पा करके ऊपर उठी। अब मानसून का सीजन चल रहा है, पुरवाई चल रही है, वैसे ही हवा में नमी है, नमी माने उमस, हवा में नमी वैसे ही है, लेकिन इतनी नहीं है कि वो हर जगह बरस जाए। लेकिन यहाँ से जब गर्म हवा ऊपर उठी वो अपने साथ नमी लेके गई, अपने साथ नमी ले गई। तो धीरे धीरे जब उठी तो ऊपर जो मानसूनी नमी थी वो प्लस जो नीचे से जो नमी गई वो दोनों मिली। ये थोड़ा सा और ऊपर उठी, कंडेंसेशन हुआ और बारिश हो गई। अच्छा, ये प्रोसेस जो है होता यह है कि नीचे की जो हवा है, जब गर्म हवा नीचे की ऊपर उठती है, ऊपर जो है बनिस्बत थोड़ी ठंडी हवा है, भाई ऊपर जो हवा है वो ठंडी है, नीचे से गर्म हवा ऊपर उठी है। तो जब नीचे की गर्म हवा ऊपर की ठंडी हवा आपस में मिलती है ना, तो उससे बिजली की गरज चमक पैदा होती है, जिसे आप गड़ 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 की आवाज़ सुनते हैं, है ना। हमारे बचपन में ना कहते थे ये गड़ 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 क्या हो रहा है भाई, तो हम लोग कहते थे ना, पता कि जो भगवान जी हैं ना वो पानी के बड़े बड़े ड्रम भर के लेके जा रहे हैं। तो बड़े बड़े ड्रम, जैसे वो ट्रॉली ट्रक चलते हैं ना, तो खटर 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 होती है ना सड़क पे, तो हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि गरज चमक हो रही है, गड़ 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 हो रही है, भगवान जी पानी के बड़े बड़े ड्रम भर के इधर से उधर को लेके जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट था बचपन में। जैसे हमने किसी से पूछ लिया तो बच्चे का दिल रखने के लिए ये कह दिया कि बड़े बड़े ड्रम जो है पानी के भर के लेके जा रहे हैं, अब इधर को लौटेंगे और उधर को लौटेंगे। तो नीचे की गर्म हवा और ऊपर की ठंडी आपस में मिलती हैं, ठीक है ना, उससे घोर काली घटा बन जाती है। अब घोर काली घटा क्या है, देखो आप कोहरा देख रहे हो ना, आप कोहरा जितना घना होता है, कल तो रात शाम से ही आ गया था, है ना, हाँ, ट्रैफिक भी बिल्कुल ही बंद हो गया था लगभग। तो बहुत इमरजेंसी वाला होगा वही जा रहा होगा, जिसे अपनी जान बिल्कुल ही प्यारी नहीं होगी या जिसकी जान पे बनाई होगी। दो ही लोग भागते हैं ऐसे में, या तो जान प्यारी ना हो या जान पे बनाए। तो आप देख रहे हैं कितना घना कोहरा था। तो घना कोहरा क्यों है, पानी की जो बूंदें हैं बहुत आसपास आ गई, कंडेंस हो गई थी। अब यही पानी की बूंदें थोड़ी सी और कंडेंस हो जाए तो बारिश जैसी हो जाती है। आप देख रहे हैं ना, रात कोहरा इस तरह से गिरा जैसे हल्की फुल्की बारिश हो गई हो। सुबह ध्यान दिया तो कोहरा इतना घना हो गया कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से बूंदों के रूप में नीचे गिर गया। तो उसी तरह से जब ये गर्म और नम हवा ऊपर जाती है, ऊपर की ठंडी हवा से मिलती है, तो दोनों आपस में मिलती हैं, जिससे कि इनका संघनन या कंडेंसेशन हो जाता है, बहुत ही डार्क हो जाती हैं, तो काली काली घटाओं के रूप में आपको ये दिखती हैं। अच्छा, इस तरह की जो वर्षा होती है उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्शनल टाइप रेन या संवहनी वर्षा। हिंदी में संवहनी वर्षा, इंग्लिश में कॉन्वेक्शनल टाइप रेन। देखो कॉन्वेक्शन का मतलब क्या हुआ, इमरान जी जरा यहाँ पर दिखाना, इस जगह पर, अनीस जी इधर दिखाना, इस जगह पर, स्पेशली इस जगह पर। तो देखो जैसे इसको ऐसे समझो आप, ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है ना, ये सूरज देवता चमक रहे हैं। अब सुबह से लेके धीरे धीरे यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर। अच्छा अब देखो यहाँ पर आपके आसपास तो सागर है नहीं, आपके आसपास सागर नहीं, लेकिन आपके आसपास झीलें हैं। तो चाहे वो झीलों के रूप में हो या घने जंगल के रूप में, यहाँ पर पानी है, चाहे यहाँ महासागर है या सागर है या कोई झील है या घने जंगल है, लेकिन आसपास जो है हवा में पानी है, नमी है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगा वैसे वैसे ये पानी गर्म होकर के ऊपर उठने लगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, हवा गर्म होगी, गर्म होकर के वो फैलेगी, ऊपर उठेगी। अब इस हवा के साथ साथ यहाँ की जो नमी है वो भी साथ जा रही, वाष्पीकरण हो रहा है ना भाई समुद्र की या पानी की जो ऊपर की सतह है, यहाँ से पानी भाप बनकर ऊपर उठ रहा। तो धीरे धीरे
एवोपराइजेशन हो रहा है, पानी भाप बन करके ऊपर उठ रहा है, ठीक है ना। अब ये जो गर्म हवा है अपने साथ नमी भी लेकर के जा रही है, धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रही है, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रही है। ओके, अब जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रही है ठंडी होती जा रही है, जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रही है ठंडी होती जा रही है, ठंडी होकर के नीचे बैठ रही है, ठंडी होकर के नीचे बैठ रही है। यहाँ गर्मी पाई, यहाँ इसने गर्मी पाई, गर्मी पा करके फिर ऊपर उठ गई, फिर धीरे धीरे ऊपर उठी, इसने जो है कि जैसे जैसे इसका टेम्परेचर कम हुआ ठंडी हो गई, फिर नीचे बैठने लगी, फिर नीचे बैठने लगी, ठीक है ना। जब तक ये इस लायक नहीं हो जाएगी, इसमें इतना पानी नहीं हो जाएगा कि अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से ही अपना पानी संभाल ना पाए, जब तक कि बारिश ना हो जाए, ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। हवा गर्म होकर के ऊपर उठेगी, फिर यहाँ पे ठंडी होगी, नीचे बैठ जाएगी, धीरे धीरे भारी हवा धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी, ठीक है ना। फिर नीचे से गर्म हवा आ रही है, ऊपर उठेगी, ठंडी होकर के फिर नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना, ये लहर जैसी बन रही है, लहर या करंट जैसा बन रहा है, ये गोल गोल, इससे जैसे कुंडली होती है ना, हवा ऊपर उठ रही है फिर नीचे बैठ रही है, ऊपर उठ रही है फिर नीचे बैठ रही है। तो ये जो लहरें हैं ना, ये जो करंट्स हैं, इन्हें हम कहते हैं कन्वेक्शनल करंट्स। गर्म होकर के ऊपर जाना, फिर ठंडा होना, फिर नीचे बैठ जाना, गर्म होकर ऊपर जाना, फिर ठंडा होना, फिर नीचे बैठ जाना। हिंदी में से कहते हैं संवहन, इंग्लिश में से कहते हैं कन्वेक्शन। तो अब अगर इस प्रोसेस के दौरान यहाँ पर हवा भरपूर ठंडी हो जाए, उसकी जो क्षमता है नमी को अपने अंदर कैप्चर करने की, या हवा सैचुरेट हो जाए, संतृप्त हो जाए, तो ये बादलों में बदल जाएगी, बारिश हो जाएगी। इसे हम कहते हैं संवहनी प्रकार की वर्षा या कॉन्वेक्शनल रेन। तो वही प्रोसेस जो है यहाँ पर होता रहता है साल भर इस एरिया में। डोलडम का जो एरिया मैंने आपको बताया 0 से 5 डिग्री उत्तर और 0 से 5 डिग्री दक्षिण, साल भर ये प्रोसेस जो है सेम ऐसे ही होता रहेगा, संवहनी प्रकार की यहाँ पर वर्षा होती रहती है। लेकिन इसकी खूबी ये है कि दोपहर बाद गरज चमक, दोपहर के बाद घनघोर घटाएं उठती हैं, आसमान में बिल्कुल काला घना अंधेरा सा छा जाता है, गरज चमक होती है, और गरज चमक के साथ बहुत थोड़ी सी देर में मूसलाधार बारिश हो जाती है, और कुछ ही देर बाद मौसम जो है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। तो इस वजह से भूमध्य रेखा के आसपास सूरज जो है पूरे साल सिर पे चमकता है, लेकिन फिर भी ये हाई टेम्परेचर बेल्ट नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाली बेल्ट ये नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाली बेल्ट जो है वो सवाना या सूडान टाइप क्लाइमेट जोन वाली बेल्ट है। तो चूंकि अक्सर यहाँ पर बारिश हो जाती है, लगभग रोज़ का काम है, इसलिए टेम्परेचर यहाँ पर गिर जाता है, इसलिए यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है। तो डोलडम क्या होता है, संवहनी प्रकार की वर्षा क्या होती है, मंद या कमज़ोर हवाओं का क्षेत्र क्या होता है, ये आप लोग समझ गए। अब यहाँ से हवा ऊपर उठी तो यहाँ पर कौन सा क्षेत्र बन गया, कौन सा वायुदाब का क्षेत्र बन गया, एयर प्रेशर का भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। यहाँ पर क्या बन गया, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। ओके, अब फेरेल का रोल आता है, कोलियोसिस मैंने आपको बताया। अब रोल किसका आता है, फेरेल का। फेरेल ये कहता है कि साहब, फेरेल ने अपना एक नियम दिया, उसने कहा हवाएं जो हैं डायरेक्शन चेंज कर रही हैं। देखो जैसे 1 बाई 1 यहाँ पर क्या होता है, ये आपका लो प्रेशर है। अब ये हवाएं जो हैं यहाँ पर, ये 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ यहाँ पर आकर के उतर रही हैं। इनके उतरने की 2 वजह हैं। एक तो आपका जो ग्लोब है ना, इसका ढाल, ये जो ग्लोब देख रहे हो ना, इसका ढाल, तो इसके ढाल के सहारे धीरे धीरे नीचे उतर रही है, एक तो ये। दूसरा वजह ये है कि जब हवा ऊपर जा रही है, जब हवा ऊपर जा रही है, गर्म हवा जब ऊपर जा रही है धीरे धीरे, तो ठंडी होगी ना, ठंडी होगी नीचे बैठेगी। अभी तो मैंने बताया संवहनी प्रकार की धाराओं में हवा गर्म होकर के ऊपर उठ रही है। आप देखो गर्म हवा गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे देखे ना, गैस भरे हुए गुब्बारे, उसे गर्म हवा गुब्बारा कहते हैं। आप उसको छोड़ दिया, आपने गुब्बारे को छोड़ दिया, ऊपर जाएगा वो गुब्बारा जो ऊपर जाएगा, लेकिन एक स्टेज के बाद वो धीरे धीरे इधर से उधर तैरने लगेगा। कभी छोड़ा गुब्बारा, कंजूस लोगों हैं, छोड़ा गुब्बारा? बचपन में पापा ने छुड़वाया होगा, अब तो ना छोड़ोगे, है ना है ना। चलो खरीद के लाओ फिर गर्म हवा गुब्बारा, ठीक है। आपने मेलों में जाते थे ना सर बचपन में, तो वो गुब्बारे और ऐसे पढ़ के लाते थे बड़ी मजबूती से, वो पता नहीं कौन सी गैस का गुब्बारा भर के दे देता ना, वो ऐसे लाते थे, और खुदा ना खास्ता वो छूट जाए धोखे से हाथ से, अरमान जो थे उड़ते हुए देखते थे हम, ये तो गया, है ना। बचपन तो बचपन तुम्हारा भी आया ना, सीधे इतने बड़े थोड़ी पैदा हुए थे, हाँ, सीधे थोड़ी गुलफाम सर हो गए यार, बचपन में तो गुलफाम ही थे हम भी, तो लाते थे ना सर, फिर उसको देखते रहते थे, अरे वो उड़ के। अब एक स्टेज पे जाके हमसे तो नीचे वो आ जाएगा, अब वो साहब ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, एक ही हाइट पे जा करके वो कभी इधर जा रहा, कभी इधर जा रहा, कभी इधर जा रहा, कभी इधर जा रहा। अब खैर रात होने तक का तो इंतजार कर नहीं सकते, क्योंकि घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, तो रात के किसी समय वो नीचे भी बैठ जाता। उसमें जो गर्म हवा है ना, गर्म हवा
ऊपर उठती है ना, तो गुब्बारे को अपने साथ लेकर के जा रही है। लेकिन जैसे 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 से ऊपर जाएगी वो ठंडी होती जाएगी, उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो कम होती जाएगी, उसके अंदर की जो गैस है वो ठंडी होती जाएगी, यानी कि हवा ठंडी होती जाएगी। हवा जब ठंडी होती जाएगी तो उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा, वो नीचे को बैठने लगेगी, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर जो गर्म हवा ऊपर की ओर उठ रही है ना बेटा, तो एक तो यहाँ पर ग्लोब के ढाल की वजह से, और दूसरा जैसे जैसे ऊपर उठेगी वो ठंडी हो जाएगी तो वो नीचे बैठने लगती है। और नीचे बैठती कहाँ पर है, ये उत्तर में 30 से 35 डिग्री और दक्षिण में भी 30 से 35 डिग्री के आसपास। अब जाहिर सी बात है, जब हवा नीचे बैठेगी तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा नहीं भाई। हवा गर्म होकर ऊपर उठ रही है, प्रेशर कम, हवा ठंडी होकर के नीचे बैठ रही है तो प्रेशर ज़्यादा। तो ये जो एरिया है 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, ये जो एरिया है ना, इसे हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल जोन या उपोष्ण कटिबंध। सब ट्रॉपिकल जोन या उपोष्ण कटिबंध। तो इसी उपोष्ण कटिबंध या सब ट्रॉपिकल जोन के नाम पर यहाँ पर जो हाई प्रेशर हो जाता है उसे हम कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। दुनिया में आपकी ग्लोब पर सबसे ज़्यादा जो प्रेशर मिलता है वो इसी जगह पर मिलता है। सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो इसी जगह पर मिलता है ना। इसे कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। उत्तरी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 से 35 डिग्री, ठीक है। इसे हॉर्स लैटिट्यूड या अस्त अक्षांश भी कहते हैं। उसके पीछे एक कहानी है कि साहब वो प्राचीन काल में कोई एक घोड़ों का व्यापारी अपना शिप जो है अपने शिप पर घोड़े लाद करके जा रहा था, लेकिन वो जो है इस जगह पर आके फंस गया। उसके जहाज़ में वजन ज़्यादा था और यहाँ पर एयर का प्रेशर इतना ज़्यादा था, सामने से जो हवा आ रही थी उसका प्रेशर इतना ज़्यादा था, जहाज़ ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। इंजन ने कितना ही जोर लगा लिया लेकिन जहाज़ जो आगे बढ़ने को राज़ी नहीं हुआ। अब क्या करें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन इंतजार देखा उसने, लेकिन प्रेशर कम नहीं हुआ। तो उसने क्या किया था, अपने जहाज़ से कुछ घोड़े समंदर में फेंक दिए थे बजाय वापस लौटने के, है ना। अभी मैं होता मैं तो वापस लौट जाता, चलो भी किसी दूसरे रूट से चलते हैं या घोड़े छोड़ के आते हैं, घोड़े कम करके ले आते हैं। लेकिन व्यापारी तो व्यापारी होता है, तो उसने कुछ घोड़े जो थे वो समंदर में फेंक दिए, जिससे कि उसका शिप का वजन कम हो गया और शिप जो है उसका आगे बढ़ गया। घोड़े मरे तो मरे, उसका फ़ायदा होना चाहिए। तो उसी की वजह से इस जगह का नाम, ये जो देख रहे हैं ना आप 30 से 35 डिग्री लैटिट्यूड, इसको हम कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश, ठीक है ना। अक्सर सवाल आता है कि अश्व अक्षांश का संबंध किससे है, तो उच्च वायुदाब से, हाई प्रेशर से, ठीक है ना, हॉर्स लैटिट्यूड। और हिंदी में इसको, इंग्लिश में इसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट या उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। क्लियर है। अब यहाँ पर बैठे देखो हाई प्रेशर है, यहाँ पर प्रेशर हाई है और यहाँ पर प्रेशर जो है वो लो है, ठीक है। तो हवा किधर से किधर को चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को, है ना। हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को चलेगी। मेरा रेड मार्कर किधर गया, ये हवा जो चलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी, यानी कि ये जो डायरेक्शन है इधर को चलनी चाहिए, है ना, ऐसे चलनी चाहिए ना। यहाँ पर हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है, तो हवा इधर को चलनी चाहिए, इधर से इधर को चलनी चाहिए हवा। लेकिन ये क्लियर डायरेक्शन पूरा का पूरा 0 डिग्री के डायरेक्शन में या 90 डिग्री के डायरेक्शन में, कुछ भी कह लो आप, इसे चाहे 0 डिग्री कह लो या 90 डिग्री कह लो, ये डायरेक्शन हवा का सीधा ना होकर के, नाक की सीध में ना होकर के तिरछा हो जाता, लगभग 45 डिग्री के आसपास घूम जाता है ये हवा। तो अब लंबे समय तक जो है भूगोल वाले ये टेंशन में रहे कि यार यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो हवा इधर से इधर को सीधी इधर को चलनी चाहिए और इधर से इधर को सीधी इधर को चलनी चाहिए। लेकिन हवा जो है वो तिरछी हो जाती है। कैसे हो जाती है, ऐसे हवा तिरछी हो जाती है। ऐसे, और इधर ऐसे दिखाई देगी आपको हवा जो है आपको तिरछी दिखाई देगी साहब। क्या करें, ये तो बड़ी समस्या हो गई। तो इस समस्या का समाधान या इसकी वजह जो ढूंढी वो फेरेल ने ढूंढी। फेरेल जो कि एक भूगोल वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम दिया या उन्होंने एक अपनी थीसिस या अपना जो कॉन्सेप्ट दिया वो आज भी मान्य है। वो ये है कि अर्थ पर तमाम तरह के एलिवेशंस हैं, उच्चावच हैं। कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं महासागर है, कहीं पठार है, कहीं खाई है, इन्हें हम कहते हैं उच्चावच। कहीं घने जंगल हैं। तो ये जो हैं ये हवा के रास्ते में बैरियर यानी कि अवरोध पैदा करते हैं। आप लोग देखते हो ना, पछुआ हवाएं जो हैं अपनी गति के लिए जानी जाती हैं, तो गरजता चालीसा और क्या है वो, गरजता चालीसा और चीखती 60 और धारती 50, ये सारी के सारी जो हैं वो साउथ लैटिट्यूड में मिलते हैं। नॉर्थ लैटिट्यूड में पछुआ हवाओं के ये नाम आपको नहीं मिलेंगे। ये सारे नाम जो मिलते हैं वो साउथ लैटिट्यूड में मिलते हैं। वजह क्या है कि साउथ लैटिट्यूड में आप देखेंगे या दक्षिणी गोलार्ध में आप देखेंगे तो ज़मीन का एरिया कम है, समुद्र का एरिया जो है वो ज़्यादा है, समुद्र का एरिया ज़्यादा है।
तो समुद्र के एरिया के ऊपर इन हवाओं के रास्ते में कोई बैरियर नहीं होता, इसलिए इनकी स्पीड खूब देखने को मिलती है। लेकिन नॉर्थ में जो है कहीं पठार है, कहीं पहाड़ है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं घने जंगल हैं, तो इन हवाओं के रास्ते में बैरियर आता है, दिशाएं भी खूब बदलती हैं और चलती भी धीमे हैं। ठीक है, तो फेरल ने ये बताया कि हवाओं के रास्ते में बैरियर आने की वजह से, है ना, जैसे हम लोग इंटर में पढ़ते ना फ्लेमिंग का नियम, ऐसे करके अंगूठे बनाता ना, समझ में नहीं आते थे वो, है ना। हाँ, गुरुजी पढ़ा के चले जाते थे लेकिन समझ में नहीं आते थे। तो फेरल ने बताया कि हवा जिधर से आ रही है, आप उत्तरी गोलार्ध में हैं और जिधर से हवा आ रही है उधर आप पीठ करके खड़े हो जाएं तो उत्तरी गोलार्ध में हवा आपके दाहिने ओर और दक्षिणी गोलार्ध में हवा आपके बाईं ओर मुड़ जाएगी। फेरल ने बताया कि हवा के रास्ते में आप पीठ करके खड़े हो जाएं तो अगर आप उत्तरी गोलार्ध में हैं तो हवा आपके दाहिने ओर और अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में तो हवा आपके बाईं ओर मुड़ जाएगी। यही फेरल का नियम हो गया। तो इसी से फेरल ने बताया कि ये जो हवाएं हैं जो कि एक ही सेम यूनिकॉर्न डायरेक्शन में होनी चाहिए, सीधे डायरेक्ट, ना कि सीध में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, ये हवाएं अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। उसकी वजह यह है इनके रास्ते में आने वाले बैरियर। तो उसने कहा था कि हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये फेरल का नियम है ना, लिख भी लेना इसको, फेरल का नियम कहते हैं इसको। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाईं ओर, तो दाईं ओर का मतलब देखो इधर से आ रही थी ना, ये हवा इधर से आ रही थी, तो इसका इधर राइट हुआ, ये लेफ्ट हुआ, तो ये हो गया इसका दायां, है ना, उत्तरी गोलार्ध में ये हो गया इसका दायां। अब ये जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो उत्तरी गोलार्ध में हवा जो है क्लॉकवाइज घूम जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में हवा एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी, है ना। अगर इसको समझ में ना आ रहा हो दोबारा चला के देख लेना। ये अब चूंकि मैंने रिकॉर्ड कर लिया तो हमेशा के लिए हो जाएगा आपके लिए, डिजिटल नोट्स हो जाएंगे आपके लिए। तो फेरल सीधी सीधी बात है, फेरल ने कहा कि हवाएं जो हैं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं और दक्षिण गोलार्ध में अपने बाएं ओर मुड़ जाती हैं। तो अब उत्तरी गोलार्ध में जो ये हवा है इसका डायरेक्शन इधर को हो गया और दक्षिण गोलार्ध में हुआ, दक्षिण गोलार्ध में बाएं ओर मुड़ेगी। तो देखो ना आप, ये देख रहे हैं, ये राइट हुआ और ये लेफ्ट हुआ, तो दक्षिणी गोलार्ध में ये अपने बाएं ओर मुड़ जाएगी। ठीक है साहब। तो डायरेक्शन जो है वो सीधा स्ट्रेट लाइन में ना होकर के लगभग 45 डिग्री पर मुड़ जाता है। ठीक है। अब इन हवाओं को नाम देते हैं हम ट्रेड विंड्स या व्यापारिक हवाएं। तो इन रास्तों अगर आपने इधर से इधर जाना है, इधर से इधर आना है, तो इन हवाओं के रास्ते के सहारे चल करके या जिधर कोई हवाएं बह रही हैं उस रास्ते के सहारे चल करके आप जो है आपको व्यापार में आसानी हो जाएगी। व्यापार में आसानी का मतलब यह है कि आपका जो शिप है वो ज़्यादा वजन ढो सकता है कम से कम फ्यूल के खर्च पर। तो व्यापार करने में आसानी होती है इन हवाओं की वजह से या इन हवाओं के रास्तों की वजह से, इसलिए इन हवाओं को हम व्यापारिक हवाएं या ट्रेड विंड्स कह देते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये जो ट्रेड विंड्स या व्यापारिक हवाएं हैं ना, ये सबसे ज़्यादा जो दिखाई देती हैं, इनका सबसे ज़्यादा असर जो दिखाई देता है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में दिखाई देता है। इसीलिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जो जगह है ना, इन्हें हम व्यापारिक हवाओं का क्षेत्र या व्यापारिक हवाओं का जोन कहते हैं या व्यापारिक हवाओं की बेल्ट कहते हैं, ट्रेड विंड्स बेल्ट। ये हवाएं सबसे ज़्यादा जो दिखती हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में दिखती हैं, इसलिए इस एरिया को हम देख रहे हैं ना आप, ये हो गई आपकी कर्क रेखा और ये हो गई आपकी मकर रेखा। तो ये जो एरिया हो गया, ये हो गया आपका किसका क्षेत्र? ट्रेड विंड्स का एरिया या ट्रेड विंड्स का क्षेत्र। ठीक है। अब इसका जो डायरेक्शन है, आप और आगे आप जाओगे, खास करके यूपीएससी में वनडे का काम तो यहाँ तक हो गया। वनडे में तो आपसे कोलियस क्या होता है ये पूछ लेगा, फेरल क्या होता है ये पूछ लेगा, और ये पूछ लेगा ट्रेड विंड्स कहाँ से कहाँ को बैठती हैं, या ट्रेड विंड्स जो हैं बाद में किस में बन जाती हैं, मानसूनी हवाओं में बदल जाती हैं। लेकिन इसमें अगर आप पूछेंगे तो आप देखें ना, हवाएं जो हैं इधर से इधर को आ रही हैं, तो ये क्या है? उत्तर पूर्व। ठीक है ना। ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से किधर को जा रही है? नॉर्थ ईस्ट से किधर को जा रही है? साउथ वेस्ट की तरफ को। तो ये नॉर्थ ईस्ट से आ रही हैं, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में इनको कहते हैं उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं। और इधर आ रही हैं, किधर से आ रही है? दक्षिण पूरब से, साउथ ईस्ट से। तो दक्षिणी गोलार्ध में इनको कहते हैं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं। ठीक है। अब यहीं से इसके आगे हम लोग जो बात करेंगे, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया, इसे हम कहाँ ट्रॉपिकल एरिया और कहाँ सब ट्रॉपिकल एरिया क्यों कहते हैं? मैं एक सांस ले लूँ सर? एक सांस नहीं, सांस तो खूब, चाय